तुम हमारी इकलौती बेटी हो इश्फा, हमारी उम्मीदों तमन्नाओं का वाहिद मरकज़। ये ख्वाब, ये ख्वाहिश मेरी ही नहीं तुम्हारे बाप की भी है। इस ख्वाब का ताल्लुक तुम्हारे ताया और दादी से भी है। क्या तुम हमारी मोहब्बतों चाहतों का सिला ये दोगी? क्या तुम भरी बरादरी के सामने अपने बाप के सर को झुका दोगी? क्या तुम इन सब के इन खदशात पर मेहर लगाओगी? क्या तुम अपने अमल से ये साबित करके दिखाओगी कि यूरोप में पलने वाली सारी औलादें इसी तरह नाफरमान, जिद्दी और बदलिहाज होती हैं? क्या तुम मेरी तरबियत का मजाक बनाओगी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो अल्लाह की कसम तुम अपनी माँ का चेहरा उम्र भर ना देख सकोगी। इतनी जिल्लत के बाद मैं जीकर करूंगी भी क्या? लोग थूकेंगे मुझ पर कि यह तरबियत की है मैंने अपनी इकलौती औलाद की। मुझसे एक बच्ची की परवरिश भी ना हो सकी। अतिया की आंखें मुसलसल बह रही थी, इनकी आवाज रुंध चुकी थी, शायद मजीद बोलने की उनमें सकत नहीं रही थी। इसी पिल दरवाजा खुला और पापा धीमे कदमों से चलते हुए अंदर आए। इनके पीछे ताया, अबू और दो और भी बुजुर्ग आदमी थे। इश्फा को लगा कि फांसी का फंदा उसकी गर्दन के करीब कसा जा रहा है। इसे सूली पर चढ़ाने के लिए लोग आ चुके थे। इसके अंदर नफरतों का तूफान उठ रहा था। यह ड्रामा बहुत खुश असलूबी से खेला गया था। उसे बेवकूफ बनाकर सभी हंसी खुशी उधर उधर घूम रहे थे। इसने बाप के चेहरे की तरफ देखना चाहा तो आंसुओं की धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। इसकी जी चाह रहा था वो अभी उठे और चीख चीख कर सबको बताए कि उन लोगों ने इसके साथ धोखा किया है। ये शादी सरासर फ्रॉड है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके सगे माँ बाप उसके साथ ऐसा करेंगे। पहले इसे इन लोगों की चाहतों और झूठी मोहब्बतों का बहलावा देकर पाकिस्तान लाए और फिर जबरदस्ती अपने पेंडू उजड़ भतीजे के साथ अपनी इतनी लायक और काबिल बेटी का निकाह कर दिया। मामा की तरह पापा ने भी जज्बाती ब्लैकमेलिंग का सहारा लेकर उसकी जुबान पर जबरदस्ती ताला लगाना चाहा। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि इश्फा की तमाम सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होकर रह गई थी। हता कि इसे तो अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आंसू बहाना भी याद नहीं रहा था। वो टुकर टुकर उनकी सूरतें देखती रही। एहतजाज और बगावत के मुतालिक जहन नशीन तमाम बातें उसका मुंह चौड़ती रही। अगर मैं अमेरिका में होती तब भी ये लोग मेरे साथ ऐसा करते, उसने हैरत व बेयकीनी से खुद से सवाल किया। अभी तो मुझे यहाँ आए 2 दिन भी नहीं हुए और मामा ने कितनी चालाकी से तमाम ड्रामा रचा लिया है। अब कितनी खुश और मुतमईन लग रही है। दुनिया की सारी माएँ क्या ऐसी होती हैं? जालिम और रूड, उसने अजियत से लब कुचले तो निचले होंठ से खून की बूंद टपक पड़े। क्या मैं अब अपनी सारी जिंदगी इस पुराने तर्ज पर बने खंडर मकान में रोते तड़पते गुजार दूंगी? इश्फा का दिल एक पल के लिए अथाह गहराई में डूब गया तो वो बेसाख्ता नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, कभी नहीं। एक खेल उन लोगों ने मेरे साथ खेला है और एक खेल मैं उन लोगों के साथ खेलूंगी। उसने तनफुर से सर झटका। शतरंज की बिसात तो उन लोगों ने बिछाई है, मुहरे भी अपनी मर्जी से रख लिए। अब गेम के इख्तिताम का इंतजार करें, हार जीत का फैसला तो अभी होना बाकी है। वो सुर्ख आंखें लिए बड़े बेखौफी के आलम में सोच रही थी। मैं अब तमाम उम्र उन जाहिलों के साथ रहूं जो BA और MA की डिग्रियां लेकर आलम फाजिल बनकर बैठ गए हैं। उन्हें इश्फा ने गुस्सा से अपने बाल नोचे। मामा, मेरा मेयार क्या इतना घटिया था जो अपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है? वो एक मर्तबा फिर माँ से मुतनफिर होकर सोच रही थी। आप कैसी माँ थी कि बेटी की ख्वाहिश का आपको पता नहीं चल सका? क्या मैंने ऐसी जिंदगी की तमन्ना की थी? पहली मर्तबा एक सरकश आंसू आंख के किनारे से फिसल पड़ा था। मैंने अपनी जिंदगी का इख्तियार आपको दिया था, अपने से बड़े नाजायज अंदाज में इस्तेमाल कर डाला है। क्या मैंने ऐसे आदमी से शादी करने का इरादा जाहिर किया था जो दिन भर जमीनों पर ट्रैक्टर चलाए? मेरा आइडियल ये है किया। एक अनथक मेहनत करने वाला किसान, इसका पूरा वजूद जहर जहर हो रहा था। मैं ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारूं जो अच्छे मुस्तकबिल का लालच लिए रोशनियों की दुनिया में जाने का ख्वाहिशमंद हो। इसके सामने मरीना की वीरान आंखें और बेरंग जिंदगी के मनाजिर लहराए। इन लोगों के जो ख्वाब हैं वो तो मैं कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी, इश्फा ने एक अज़्म से सोचा। अभी तो पापा ने मामा की बीमारी का दावा देकर जबरदस्ती कर ली है, मगर आइंदा जिंदगी में मैं किसी को अपने ऊपर इख्तियार नहीं दूंगी। और वो दबोसा मुर्तज़ा, भला इसकी क्या जुर्रत है? मैं इसके हाथ तोड़ दूंगी अगर उसने मुझे छुआ। इससे पाकिस्तान आए अभी 42 घंटे नहीं हुए थे और तमाम अरसे में उसने सिर्फ एक मर्तबा गांव की कच्ची पक्की सड़क पर पसीने से शराबूर मीर मुर्तज़ा को देखा था और इस वक्त वो इसी मुर्तज़ा के मुतालिक अंदाजे लगाए बड़े बड़े प्लान सोच रही थी, इस बात से बेखबर कि वो कोई लकी जैसा कमज़ोर और डरपोक बंदा नहीं और न ही यासिर जैसा बुज़दिल है जो इश्फा की गालियों के जवाब में भी मन मन करता रहेगा।
वो लकी नहीं था जो सहारों की तलाश में न्यूयॉर्क की सड़कों पर मारा मारा फिरता था। वो यासिर भी नहीं था जो ग्रीन कार्ड के लालच में एक लड़की नहीं बल्कि कई लड़कियों के जज्बात और एहसासात से खेलता रहा था। वो तो मोहम्मद मीर मुर्तज़ा हैदर था जिसके कदमों की धमक से ज़मीन लरज़ अलिफाटेती थी। वो अपने बाबा मीर हयात हैदर का वली अहद और करीब करीब के तमाम गोठों के बसने वालों के दिलों पर राज करने वाला मीर मुर्तज़ा था। इस गांव में ना कोई चौधरी था ना रियाया। सब इंसान बराबर थे। सब किसान मेहनती थे, सब जमींदार जुरतमंद थे। मीर मुर्तज़ा में और उसके मुज़ारे दीन मोहम्मद में कोई फ़र्क नहीं था। ये फ़र्क मीर ने इस भादों की सुहानी शाम को मिना डाला था जब इसके बाबा ने उसके सर पर अपनी दस्तार रख दी थी। उसे इस दस्तार का भरम रखना था। उसने पुश्ता पुश्त से कायम दायम बहुत ही पुरानी फरसूदा रवायात को तोड़ डाला। उसने गांव में स्कूल की बुनियाद रखी। इसने नहरी पानी को इंसाफ के साथ जमींदारों और मुजारियों के मुख्तसर रकबों में दिनों के हिसाब से तकसीम करके इस बेइंसाफी को मनाया। इसने छोटे जमींदारों को अपने बिल बोते पर ट्यूबवेल लगवा दिए। ये वो मीर मुर्तज़ा था जब ज़मीनों के दौरे पर कभी दूसरे गोठ जाता तो लोग इसका इस्तकबाल इतना शानदार करते गोया वो किसी रियासत का शहंशाह है। और माई मीरा तो कहती थी कि मीर वाकई हमारी रियासत का शहंशाह है। मीर जब भी गोठ जाता माई मीरा की झुग्गी में चंद लम्हों के लिए ज़रूर ठहरता और फिर माई मीरा अपना पसंदीदा गीत सुनाती। अगरचे वो बूढ़ी हो चुकी थी मगर उसकी आवाज़ में जवानी जैसी ताजगी और रस था। इतनी रसीली आवाज़ शायद ही किसी की हो। ए राजा हसंदी सदा राजमाने, कद फेरा पावल गरीबा दे डेरे। माई खास इसके लिए मीठे पानी की ताज़ा मछली मंगवाती। इसे अपने हाथों से साफ करती और घी में तुलने के बाद नमक लगाकर उसके सामने पेश करती। और इस वक्त मुकर्रम जान की आंखें हैरत से अलिफाबल पढ़ती जब मुर्तज़ा बहुत शौक से मछली को अलिफाबली चावलों के साथ तनावुल करता। क्या मुकर्रम जान जानता नहीं था कि मीर मुर्तज़ा को मछली की बो कितनी नापसंद है। माई मीरा एक मर्तबा फिर पंजाबी का अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाती। है राजा हसन सदा राजमाने, कद फेरा पावल गरीबा दे डेरे। वो सोचों में गुम अभी तक गुमसिम सी बैठी थी जब सायरा, समन और निमरा भारी पैकेट उठा के हंसती मुस्कुराती कमरे में दाखिल हुई। वडेरी माँ ताई उम्मी ने ऑर्डर दिया है कि उनकी इकलौती हुसैन और जमील बहुए शानदार नफीस लिबास फाखरा ज़ेब तन फरमाएं और उसके बाद मुल्क की नामवर ब्यूटिशन समन अब की नोक पलक संवारेंगी क्योंकि नीचे रस्म के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी है। सानिया ने मेकअप का सामान बेड पर फैलाया और निमरा इसके कपड़े निकालने लगी। इश्फा गायब दिमागी से इस तमाम कार्रवाई को देख रही थी। पहले तुम चेंज कराओ, समन ने इश्फा से कहा तो संभलते हुए चीख कर बोली, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे इश्फा डियर, हमारे यहाँ दुल्हनें ऐसे ही कपड़े अपनी शादी के मौके पर ज़ेब तन करती हैं। सायरा न जाने क्या समझी थी। फौरन ही समझाने वाले अंदाज में बोली तो उसके चेहरे पर नागवारी फैलती चली गई। मुझे तैयार नहीं होना और न ही मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी। तुम्हें यकीनन ये भारी लहंगा देखकर अलिफालझन हो रही है मगर फिक्र नहीं करो, रस्म के बाद उतार देना। लेकिन फ़िलहाल तो तुम्हें ये कपड़े पहनना होंगे क्योंकि दुल्हन लहंगा ना पहने तो वो दुल्हन नहीं लगती। निमरा नरमी से मुस्कुराई तो इश्फा उनकी फजूल बिक बिक सुनकर झंझला गई। इसी पिल अतिया कमरे में दाखिल हुई थी। उन्हें सूरत हाल समझने के लिए बस कुछ पुल ही लगे थे। उन्होंने बच्चियों को नरमी से मुख्तलिफ कामों के लिए चंद मिनटों के लिए बाहर भेजा और फिर इश्फा की तरफ मुतवज्जे हो गई। बस इतना हुआ था कि जब निमरा सानिया लोग दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो इश्फा रोई रोई आंखें लिए लहंगा पहने बैठी थी और अतिया चाची कमरे में फैली चीजें समेट रही थी। उन्होंने निमरा को इशारा किया। समन ने आगे बढ़कर इश्फा का मेकअप करना शुरू कर दिया था। जब तक वो तैयार करती रही थी अतिया उनके करीब बैठी हल्की फुल्की बातें करती रही। मेकअप के बाद इश्फा के सर पर दोपट्टा सीट किया गया और उसके बाद आशिर कैमरा उठाए अंदर चला आया। एक और नाकाबिल बर्दाश्त काम। आमिर किसी माहिर फोटोग्राफर की तरह हिदायत दे रहा था और आशिर तस्वीरें उतार रहा था। भाभी यूं करें, ऐसे खड़ी हूं, वैसे खड़ी हूं। इश्फा का लाल बेबेओ का चेहरा देखकर अतिया ने आशिर को मना किया कि इस वक्त के लिए इतना ही काफी है। फिर जब निमरा सानिया इसे थाम कर नीचे लाई तो इतने लोगों के बीच में मरकज निगाह बनकर बैठना और भी दुश्वार हो गया। ताई उम्मी इसे आता देखकर अपनी जगह से अलिफाट है। फूफो ने भी उनकी पैरवी की थी। ताई उम्मी ने इसके सर से ढेरों पैसे लगाकर खैरात किए, मोहब्बत से पेशानी चूम कर ढेरों दुआएं दे। मेरी भी रानी तो रुज रुज के सोहनी है, वो बड़े फखर के आलम में सबको बता रही थी। लोगों की हसद और रिस्क से भरी निगाहें इश्फा का तवाफ कर रही थी।
इसे इस बात का इल्म नहीं था कि किसी और की रजगे की सुर्खीली लहू रंग निगाहें भी इसके गिर्द चकरा रही हैं। इश्फा इस बात से बेखबर थी कि किसी और का दिल इस पर लहू लहू हो रहा है। किसी और के दिल की सरजमीन अलिफाजिर रही है। दिल के शहर में तलातुम बरपा है। दिल खून के आंसू रू रहा है। ख्वाब का महल गिर रहा है और अलिफामनगी दम तोड़ चुकी है। इश्फा अपने ही गम को सीने से लगाते उदेमुई हुई जा रही थी। इसे किसी और की खबर भी क्या होती, इस पर तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे। वो एहतजाज करती भी तो क्या ये जुल्म करने वाला कोई और नहीं था बल्कि इसके अपने वालिदैन थे। अपने खुद सख्ता गम में निढाल उसे पता न चला कि कब महविश इसके बराबर आकर बैठ गई है। वो चौंकी तो तब जब महविश की धीमी गुरती आवाज इसके कानों से टकराए। किसी और की जागीर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तुमने। मुर्तजा को पक्के कागजों में अपने नाम कर लिया है। तेरी सीधी सादी भोली माँ तो बड़ी चालबाज निकली। इश्फा गायब दिमागी से उसे सुन रही थी। इसकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल हो रही थी, जहां से शोर की और एक साथ औरतें और लड़कियों के बोलने की आवाज आ रही थी। मुर्तजा लाला आ रहे हैं, निमरा के चहकने की आवाज आई। मुर्तजा का दिल तो मीर जागीर था और मैं अपनी जागीर किसी और के हवाले नहीं करूंगी। वो चिन्हारते हुए उठी और फिर तेजी से अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। ना जाने और क्या क्या रस्में हुई थी। इश्फा तो सुन सी बैठी रही, गोया पत्थर का मुजस्समा है। स्टेज पर पापा और ताया अबू के साथ मुर्तजा भी आया था। फिर कुछ देर बाद उसे वहां से उठाया गया। पापा और ताया अबू ने उसे ढेरों प्यार किया। ताई उम्मी और दादी नम आंखों से उसे दुआएं देती रहीं। बस समीना चाची और महविश कहीं दिखाई नहीं दी थी। मुरसलीन चाचू ने इसके सर पर हाथ फेर कर ढेरों रुपए तिमाए। निमरा सानिया जिस तरह थाम कर उसे बाहर लेकर आई थी, इसी तरह ताई उम्मी के कहने पर दोबारा थामे एक आरास्ता पैरास्ता कमरे में छोड़ गई। इश्फा ने जिंदगी में आज से पहले कोई शादी अटेंड नहीं की थी। इसे नहीं पता था कि शादी में क्या क्या रसूमात होती हैं और अपने खानदान के रिवाजों के मुतालिक तो वो बिल्कुल नहीं जानती थी। इसके पापा के कजिन की 2 शादीशुदा बेटियां और हीरा और अफशा उसकी तन्हाई का एहसास करके कमरे में आ गई थी। मुझे लगता है कि इश्फा थक गई है, अफशा ने ख्याल जाहिर किया था। इश्फा को इन दोनों की मौजूदगी और बोलना सख्त बुरा लग रहा था, मगर फिलहाल वो उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी। इश्फा ने अपने खानदान की भला कहाँ कोई शादी अटेंड की है। इससे क्या पता हमारे रिवाज का। हीरा बड़ी शरारती नजरों से इसके दिल में उतर जाने वाले रूप को देखकर बोली तो अफशा भी खिलखिला उठी। इश्फा का मारे कोफ्त के बुरा हाल हो गया। इश्फा अगर तुम चाहो तो कपड़े बदल लो। इश्फा को खुद भी अजूबा बनकर बैठना सख्त बुरा लग रहा था, मगर वो इन दोनों की मौजूदगी की वजह से खामोश थी। वरना जी तो चाह रहा था कि अपने इस हुसैन रूप को नोच घुसवट दे और उस कमरे की सजी सजाई चीजों को तहस नहस कर दे। ये कमरा यकीनन मुर्तजा का था। उसने पूरा घर भी देखा ही कहाँ था कि उसे सबके कमरों के मुतालिक अंदाजा होता। तुम यकीनन मुर्तजा का इंतजार कर रही हो, मगर यार क्या है कि हमारी खानदानी रस्म के मुताबिक मुर्तजा आज रात इधर नहीं आएगा, लिहाजा तुम इत्मीनान रखो। हीरा ने मुस्कुराते हुए इसकी मालूमात में इजाफा किया। चलो आज की रात तो जान बख्शी हो गई, वरना शौहर को भुगतना कोई आसान है, कफशा ने राजदारी से कहा और फिर कहा लगाकर हंस पड़े। इश्फा को उनका हंसी ठठोल जहर लग रहा था। तुम शुक्र करो यार कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी हैं, वरना शौहरों के साथ साथ खतरनाक सासों से निपटना बहुत मुश्किल है। तो और क्या, रात भर मियाँ को भगतो, उनका जी बालाओ और दिन भर ससुरालियों के नखरे बर्दाश्त करो। अफशा ने एक और खनकता कहा लगाया। वैसे तुम खुश नसीब हो इश्फा कि तुम्हें मुर्तजा जैसे शख्स का साथ मिला है, इस जैसा तो कोई है ही नहीं। अगर मुझे अभी भी मुर्तजा की तरफ से शादी की ऑफर होती तो मैं 1 मिनट की भी देर न लगाती। हीरा इंतहाई दिलसोजी से बोली थी। अंदाज में भरपूर शरारत थी। वो दोनों बहनें बहुत जिंदा दिल थीं, मगर इश्फा को उनकी जिंदा दिली और खुश मिजाजी बहुत चुभ रही थी। ये खातून मुर्तजा से पूरे 9 साल बड़ी हैं। अफशा ने राजदारी से इश्फा के करीब झुककर कहा तो हीरा बुलबुला उठी। तुमने 1 साल ज्यादा कर दिया है, मैं सिर्फ 8 साल बड़ी हूँ मुर्तजा से। सिर्फ 8 साल? अफशा आंखें फैलाएं। 8 साल का फर्क इतना ज्यादा नहीं होता, हीरा ढिठाई से बोली थी। इसी पिल इसका 3 साला बेटा भागता हुआ आया तो वो अपने बेटे को चूमने लगी थी। वैसे यार मुझे तो मुर्तजा बेचारे पर तरस आ रहा है। आखिर इसका हक है कि वो अपनी खूबसूरत बीवी का जी भर कर दीदार करे। अफशा ने तासुफ से सर हिलाया तो हीरा ने भी भरपूर तायद की। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक मुलाकात का होना बहुत ज़रूरी है, हीरा पर सोच अंदाज में बोली। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो।
اگر ملاقات طویل ہو گئی تو ہماری تمہاری پیشی لگ سکتی ہے۔ افشا نے مسکراتے ہوئے ہیرا کے خیال کو رد کیا تو وہ بھی تائید میں سر ہلانے لگی۔ اس نقطے پر تو میں نے غور نہیں کیا۔